चलिए नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ की। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, और अभी हमने पढ़ लिया है महर्षि अगस्त्य को। अब हम पढ़ेंगे किसको? महर्षि पतंजलि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? महर्षि पतंजलि को पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में मैं महर्षि पतंजलि को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समय की सबके पास बड़ी कमी है। महर्षि महर्षि पतंजलि, ठीक है। ये हो गया आपका महर्षि पतंजलि, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता दे रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। मुझे उम्मीद है कि सभी के पास टेलीग्राम होगा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करिए। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद उसमें ऐप को खोलने के बाद उसमें मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ लिखिए और वहाँ पे ज्वाइन दिया होगा, ज्वाइन देंगे, सीधे आप वहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये रही थोड़ी सी प्रमोशन जानकारी, ठीक है। प्रमोशन भाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा। तो आइए महर्षि पतंजलि के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे इस बुक में दिया हुआ है। ये आपकी कक्षा 8 की पुस्तक है, महान व्यक्तित्व, जिसमें आपके सभी महान व्यक्तित्व को लिया गया है। तो इस श्रृंखला में चलते हैं। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं मिलता है। इनके भी जन्म के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि महर्षि पतंजलि किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, महर्षि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये 185 से 73 ईसा पूर्व माना जाता है। ये किसके समकालीन थे? तो ये जो थे पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, काशी ही लेला, पटना ही लेला, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है, ये भी पूछ देता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है, तो ये पटना है। आपका बिहार राज्य में जो पटना है यही पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के राजा थे, ठीक है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे यही शुंग वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये देखिए समकालीन कौन थे? 185 से 73 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। प्रथम, ठीक है, माने जाते हैं ये अपने 2 मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, ठीक है। व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य किसने लिखी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था? व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य। व्याकरण की पुस्तक थी, क्या थी? महाभाष्य। व्याकरण की पुस्तक क्या थी? महाभाष्य। इन्होंने क्या लिखा था? व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य लिखी थी दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए, ठीक है। पाणिनि, देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। जो पुराने वीडियो मैंने बोल दिया था कि महाभाष्य इन्होंने अष्टाध्यायी से लिखा था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इन्होंने व्याकरण, वो भी अष्टाध्यायी से ही ये प्रेरित थे, ठीक है, अष्टाध्यायी से ही प्रेरित थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक टीका लिखी थी, ठीक है। दूसरा ये पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी की टीका लिखे थे। क्या लिखे थे? टीका। टीका का मतलब क्या होता है? टीका टिप्पणी नहीं कहते हैं आप लोग, टीका टिप्पणी नहीं कहते हैं। ये जो महाभाष्य था, महाभाष्य जो था, जो पतंजलि थे, ठीक है, जो पाणिनि थे, उनका जो अष्टाध्यायी था, उसको पढ़ने के लिए, सरल बनाने के लिए इन्होंने उसी व्याकरण को थोड़ा सा
सरल करके लिखा था, ठीक है। और टीका जो है उसी पर इन्होंने टीका टिप्पणी भी की थी। ये दो चीज़ों के लिए ये क्या थे, बहुत ही मशहूर थे, मतलब इन दो चीज़ों के लिए भारत में विख्यात हैं, ठीक है। इन्होंने योग शास्त्र की रचना की। पतंजलि जो थे, जो रामदेव हैं आज के ना, रामदेव, अभी किसी बच्चे से पूछ दीजिए कि योग का जनक कौन है, मतलब योगा किसके द्वारा निकाला गया है, तो सीधा होता है कि बाबा रामदेव। क्योंकि टीवी पर, न्यूज़ पर, पेपर पर हर जगह बाबा रामदेव, योगा के नाम से कौन फेमस है, बाबा रामदेव। लेकिन उनकी कंपनी जो है ये एक बिजनेसमैन है। बाबा रामदेव क्या है, एक बिजनेसमैन है। संत है, महात्मा है और दूसरी बात है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक बिजनेसमैन है और इनकी कंपनी का नाम है पतंजलि। अब ये आयुर्वेद की सामान बेचते हैं, हालांकि आजकल जीन्स टी शर्ट वगैरह सब कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने भारत में जितनी भी चीज़ें हैं, इनका मकसद क्या है रामदेव का, ये भारत के प्रोडक्ट को भारत में ही यूज करना चाहते हैं। मतलब इनकी जो कंपनी है ये भारतीय कंपनी है, भारत की कंपनी है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, आपका कोका कोला, कोलगेट, बहुत सारी ये सब विदेशी कंपनियां हैं। तो हम जो बता रहे हैं कि जो ये योग शास्त्र है, योग शास्त्र मैंने इतना क्यों घुमाया, क्योंकि ऑप्शन में रामदेव जरूर दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन में रामदेव दे सकता है। अगर पूछ दे कि योग शास्त्र की रचना किसने की थी, तो रामदेव पहले ही ए ऑप्शन में दे देगा, ए में रामदेव, फिर यहाँ पे तीनों मुनियों का नाम दे देगा, ठीक है। तो जिसको नहीं, जो ध्यान नहीं दिया होगा सीधा इसे रामदेव पे मारेगा, आगे बढ़ेगा, एक नंबर गलत। तो योग शास्त्र की रचना किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने की थी। योग शास्त्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। आगे देखते हैं, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की थी। महाभाष्य की रचना कहाँ पर की थी, काशी में की थी, ठीक है। महाभाष्य की रचना कहाँ की थी, काशी में की थी। काशी में नागकुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई। किस जगह पर, काशी का नागकुआं, काफ़ी रोचक जानकारियां यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। काशी का जो नागकुआं नामक स्थान था, इस ग्रंथ की वहीं पे रचना हुई थी। किस ग्रंथ की, महाभाष्य की। महाभाष्य की रचना कहाँ हुई थी, काशी में हुई थी, नागकुआं गांव में, ठीक है, नागकुआं नामक स्थान पर हुई थी। नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। आज के समय में भी वो जो कुआं है उस कुएं के पास काशी में है, तो मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, काशी में ही है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोग उस कुएं के पास जाते हैं और व्याकरण के ऊपर चर्चा करते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान और शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि दो लोग आपस में बैठ जाते हैं और आपस में ज्ञान की बौछार कर देते हैं। मतलब शास्त्रार्थ यही होता है कि क्वेश्चन आंसर, क्विज क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु देखिए मैंने अभी बोला था कि महाभाष्य भी व्याकरण को पढ़ने के लिए सरल बनाया गया था, वही चीज़ यहाँ पे दिया है। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। जो आपका अष्टाध्यायी है वो बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं कि अष्टाध्यायी को पढ़ ले। उसमें शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया गया है और उसी को जब सब लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, समाज के लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इन्होंने उसको सरल करके महाभाष्य लिखा और उस महाभाष्य में समाज के रहन सहन, धर्म, भूगोल इत्यादि चीज़ों का थोड़ा सा समावेश किया, जिससे वो रोचक बन जाए, पढ़ने में अच्छा लगे और लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, जिससे व्याकरण लोगों तक, जन जन तक पहुंच जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई। अब देखिए बेचारे इतना मेहनत करके इन्होंने लिखा और किताबें कौन चुरा लिया। बहुत चोर पड़े हैं यूपी में, क्या कर रही है यूपी सरकार। महर्षि पतंजलि की मृत्यु, यूपी सरकार तो अब है, उस समय थोड़े थी। महर्षि पतंजलि की देखिए थोड़ा थोड़ा था कर देते हैं तो माइंड जो आपका इधर उधर घूम रहा होता है ना, तो आ जाता है कि अरे गुरुआ क्या कह रहा है। तो अब देखिए, अब जो लोग इधर उधर देख रहे थे वो लोग आ गए होंगे वीडियो में कि क्या हो रहा है। पढ़ाई के टाइम नहीं देखेंगे, जब कुछ ऊट पटांग बोला जाएगा तुरंत आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अब देख रहे हैं तो देखिए।
महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हुई। पतंजलि ने जो किताबें लिखी थी वो उनके मृत्यु होने के 200-300 साल बाद, काफ़ी बढ़िया किताबें थी, तो कोई चुरा लिया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी, हाथों से लिखा गया था। हाथों पर कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले किस चीज़ पर लिखा गया था? तो ताड़ पत्र पर लिखा गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, इतिहास का क्वेश्चन है। सबसे पहले किस पर लिखा गया था? ताड़ पत्र पर लिखा गया था। ठीक है, छापने की मशीन नहीं थी, हाथ से लिखी पुस्तकों की एकाध प्रतियां होती थी। मतलब जो लिखा जाता था हाथ से लिखी जाती है। इतना बड़ा बड़ा पोथा लिखना होता था तो कौन लिखेगा, तो वो एकाध प्रति होती थी। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। कश्मीर के जो राजा जयादित्य थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत की इस किताब को खोजने में, और अंततः उन्होंने इस किताब को ढूंढ ली। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार प्रसार करवाया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। उन्होंने उनके ज्ञान को समझा और उस किताब को और लोगों से लिखवाया, विद्वानों को बिठाया, राइटरों को बिठाया, ढेर सारी पुस्तकें लिखवा दी कि अब ना खो पाए, कॉपी पेस्ट कर दिया, और अपने राज्य में उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया, जिससे जन जन के पास ये सूचना पहुंच गई, ज्ञान पहुंच गया। तो चुरा के क्या करेगा? जो दिमाग में है इसे थोड़े चुरा लेगा। ठीक है, जो आज आप मुझसे सीख रहे हैं, जो आप आज पढ़ रहे हैं, जो इस किताब को नहीं पढ़ेगा और इसमें से क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। अगर इस किताब से आप 2, 4, 5 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन 10,000 के आगे ले जाएगा, 5 क्वेश्चन 50,000 के आगे आपको ले जाएगा, और आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता है उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं जाना जाता है। मतलब आज के समय में जो इस महाभाष्य को नहीं पढ़ा है उसको संस्कृत का मर्मज्ञ, जैसे कहा जाता है हिंदी मर्मज्ञ, संस्कृत मर्मज्ञ कहते हैं ना, उपाधियां एक तरह से सम्मान दिया जाता है कि इसके ये मर्मज्ञ हैं, इसके ये ज्ञाता हैं। तो अगर आज के समय में कोई अपने को संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा हो ना, सुन लीजिए, बहुत मिल जाएंगे आपको, कहेंगे हम संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम विद्वान हैं। तो पूछिएगा आपको महाभारत के कितने श्लोक याद है, महाभारत की कितनी सूक्तियाँ आपको याद है, महाभारत के बारे में मुझे बताइए। और जब न बता पाए तो कह देना कि अभी थोड़ा और पढ़ाई करिए। देखिए, अगर कोई कहे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, तो बहुत गलत बात है। साइकोलॉजी हमारा क्या कहता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा शिक्षा मनोविज्ञान यही कहता है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी कहती है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षा जीवन पर्यंत सीखी जाती है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखा जाता है। आप चाहे सीखना चाहें चाहे न सीखना चाहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो कैसे कोई अपने को सर्वज्ञानी कह सकता है। तो चलिए, तो महर्षि पतंजलि उन महान पुरुषों में से है जो देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। महर्षि पतंजलि जो थे, भारत में जन्म लेकर पूरे विश्व में अपने आप को विख्यात कर लिया और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार के जरिए हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? भारतीय संस्कृति का अग्रदूत कहा गया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। जब वो थे तो उस समय पूरे विश्व में व्याकरण, ग्रामर का सबसे बड़ा विद्वान महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि के बारे में ये जानकारी मैंने आपको बताई, काफ़ी डीप में ले गया, क्वेश्चनों को उधेड़ने की कोशिश की। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप और अपने मित्रों को बताइए, और अगर कोई कक्षा 8 का बच्चा आपके घर में है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी टीचर, जो सरकारी टीचर इस समय नियुक्त है प्राइमरी में, मतलब जूनियर में, वो इस किताब को इस तरीके से शायद ही प्रेजेंट करे, क्योंकि वो सिर्फ कहानी की तरह पढ़ाएगा। लेकिन मैंने इसको निचोड़ बताया है। बच्चा जब इस वीडियो को देख लेगा और स्कूल में टीचर के द्वारा पढ़ लेगा
तो उसको ये कहानी जीवन भर नहीं भूलेगी। इन महापुरुषों के बारे में सरकार ने इस किताब को डेवलप क्यों किया है, इस किताब को क्यों लाया है सिलेबस में, इसलिए लाया है कि बच्चा महापुरुषों के बारे में जाने। हम लोग आज तक मुगलों के बारे में पढ़े, मुगल मुगल मुगल, दिमाग खराब। हम जो पढ़ते थे तो सिर्फ मुगल ही चलता था, इतिहास पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते थे, कोई काम का नहीं था, किसी काम का नहीं था। ये आपके बिल्कुल काम का, इससे आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपके बच्चे में व्यक्तित्व का विकास होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये किताब अगर आपके घर में कोई बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है या किसी भी क्लास में पढ़ रहा है जो बातों का अर्थ समझ सकता है, उसे ये किताब जरूर पढ़ाइए, जरूर समझाइए, जिससे वो इन लोगों के बारे में जान सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगला जो है, अगले जो हमारे भारतीय संस्कृति का अग्रदूत हैं वो है ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भरत कौन, भगवान श्री राम के जो भाई भरत थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और जैसे ही हमारा नया वीडियो आता है आप उसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद।